हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। और हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, तो न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करते, 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको। हाँ जी, देखो ये कंप्लीट हो गया कोलपिट 2 लीटर में। ये पहले न्यूमेरिकल कर लिया हमने। ये अभी कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग। देखो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग। हार्टले ऑसिलेटर का न्यूमेरिकल ले लिया हमने। देखो हार्टले का क्वेश्चन में गिवन है, हार्टले ऑसिलेटर में जुड़े टैंक परिपथ। टैंक परिपथ का मतलब क्या है? टैंक सर्किट, इसको बोलते हैं टैंक सर्किट। टैंक सर्किट का मतलब क्या है? देखो इसमें जो लिखा हुआ टैंक सर्किट, टैंक सर्किट का मतलब क्या है? जो आप एम्पलीफायर में नीचे वो लगाते हो ना, 2 कैपेसिटर, 1 इंडक्टर कॉइल या 2 इंडक्टर कॉइल, 1 कैपेसिटर, उसको टैंक परिपथ बोलते हैं। जो टैंक सर्किट होता है वो उसको बोलते हैं, जो नीचे वाले पोर्शन को। ठीक है, तो ये हार्टले हमने तीसरे नंबर पे किया है। और हार्टले का मतलब है कि 2 प्रेरक कुंडली, 1 संधारित्र, 2 इंडक्टर कॉइल, 1 कैपेसिटर। ये दिमाग में आ जाना चाहिए हार्टले का नाम सुनते ही। ठीक है, तो 2 प्रेरक कुंडलियां होता है, 1 कैपेसिटर होता है, 2 इंडक्टर कॉइल, 1 कैपेसिटर। तो देखो इनका वैल्यू पता है, L1 का वैल्यू भी पता है, L2 का भी वैल्यू पता है, C का भी वैल्यू पता है, तीनों का वैल्यू पता है। मतलब अपने को फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला पता हो। तो ये बोल रहा है कि अन्योन्य प्रेरकत्व को नगण्य मानते हुए 2 लीटर की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। फ्रीक्वेंसी पूछा है और बोला गया है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, अज्यूम म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेग्लिजिबल। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है उसको नेग्लिजिबल करना है, मतलब वो जीरो ही मान लो आप। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2π रूट ऑफ L1 प्लस L2 प्लस 2m। यही होता है। किसके लिए होता है ये हार्टले ऑसिलेटर के लिए होता है। और अपने को बोला, इसमें C भी आता है, यहाँ पे C भी आता होगा बार, है ना, 2πc ऐसे होता है। और इसमें बोला गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है अन्योन्य प्रेरकत्व, दैट इज 0, नगण्य मान लो उसको, मतलब m को 0 है, m 0 है, m को 0 मानना। m 0 मानोगे तो ये हट जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या बचेगा अपने पास, 1/2πc L1 प्लस L2, ये चीज मिलेगी अपने को। क्लियर है? अब अपने को फ्रीक्वेंसी पूछा गया, L1, L2 और C का वैल्यू पता होना चाहिए। L1 का वैल्यू पता है, L2 का पता है, C का पता है। ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या? बहुत सिंपल सी चीज़ है, डायरेक्ट वैल्यू तो उठा के रखना है। लेकिन मेन फंडा तो यहीं तक हो जाता है, जिसको यहाँ तक आता है वो तो आगे तो कोई भी कर लेगा। मेन चीज़ है ये फॉर्मूला पता हो। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि आपको ध्यान रखना है इसके फॉर्मूले। क्लियर? चलो ये फॉर्मूले आप ध्यान रखना, समझा? चलो भैया, L1 का वैल्यू पता हो गया, L2 का पता हो गया, C का पता हो गया, है ना। तो तीनों के वैल्यू आप पता कर सकते हैं। L का 0.4 मिली हेनरी जो है, तो 0.4 × 10⁻³ हेनरी। L2 का वैल्यू है 0.3 मिली हेनरी, तो 0.3 मिली का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी। हो गया। C का वैल्यू पता है 0.047 इंटू माइक्रो में है ना, माइक्रोफेरेड, तो मैं इसको लिखता हूँ 0.047, माइक्रो को लिख दो 10⁻6 फेरेड। ये लो, ये सारे वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बस वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करने का काम आपका है। मैं आपको मेथड सिखा सकता हूँ, अप्रोच सिखा सकता हूँ, मैं चीज़ें सिखा सकता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करना है। ठीक है, आए बात समझ? एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर ये न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल होगा। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल देख लो। देखो क्या है, ये एक को डायग्राम भी गिवन था, लेकिन डायग्राम मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे इसको हटाओ आप। ये बोल रहा है कि RC कला विस्थापक 2 लीटर की दोलन आवृत्ति ज्ञात कीजिए। RC फेज शिफ्टर जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या पता करना है? फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πc रूट ऑफ 6r² प्लस 4rl। यही था आई थिंक फॉर्मूला। अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, उसको कैलकुलेट किया था ना हमने इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। ये 4πc 6r² प्लस 4rl ये था, है ना, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी पूछा गया है ना, किसका? RC का। इसमें मेरे को R, RL और C का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या पता है? देखो R गिवन है, एक तो R का वैल्यू पता है
तो आर पता है, सी भी पता है, सी भी पता है, आर सी मैंने बोला आर सी आर एल एक ही चीज होती है, तो आर सी पता, तीनों पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दोलन के लिए न्यूनतम धारा लाभ भी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम धारा लाभ भी पूछा है, मिनिमम धारा, न्यूनतम धारा लाभ, जो धारा लाभ है मतलब एच एफ ई को धारा लाभ बोलते हैं। ठीक है ना, धारा लाभ का जो वैल्यू आता है वो एच एफ ई के इक्वल आता है, तो एच एफ ई क्या है, धारा लाभ मतलब करंट गेन, मिनिमम करंट गेन पूछा है, मतलब एच एफ ई का वैल्यू पूछा है, ये समझना आप। देखो न्यूमेरिकल करते हैं ना तब भी आपको नॉलेज मिलता रहता है, नई चीजें पता चलती रहती है। ठीक है, तो एफ का वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लोगे डायरेक्ट। आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू है 20 किलो ओम। किलो यूनिट का ध्यान रखना, बस यूनिट को ठीक तरीके से कन्वर्ट कर देना। किलो को मतलब 10⁻³ ओम हो गया ये। सी का मतलब हो गया 0.047, ये धारिता। माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब होता है 0.047, तो लिख दिया। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 फेरेड हो गया ये। लास्ट वन आर सी, आर सी आर एल एक ही बात है, तो इसका वैल्यू होता है 4.7 किलो ओम है ये, तो 4.7 किलो का मतलब 10⁻³ ओम, ये तीनों का वैल्यू है। तीनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा। मेन चीज है आपको ये पता हो। ठीक है, क्लियर। अब ये पूछा लास्ट में, डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट गेन। जो करंट गेन है मिनिमम वैल्यू, वो एच एफ ई का वैल्यू पूछा है, ये मान लो। तो एच एफ ई का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, एच एफ ई का मिनिमम वैल्यू होता है, हमने कैलकुलेट किया था, ये आ रहा था 23 + 29 R/RL + 4 RL/R, यही था फॉर्मूला। आई थिंक ये फॉर्मूला अपना, एक सेकेंड, यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना हमने, रियल पार्ट को जीरो करके, ये रहा 23 29 R/RL 4 RL/R। आर पता, आर एल पता, तो वैल्यू पुट करो, एच एफ ई का मिनिमम वैल्यू यहां से आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स फिनिश हो गया। अब मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको, जो कि आपके जीवन के लिए है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ध्यान से सुन लेना, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता मैं क्या बताने वाला हूँ, लेकिन मैं टाइम देख लेता हूँ कितनी क्या बताना है मुझे। अभी मेरे पास में कहाँ टाइम है इस लेक्चर के लिए। देखो सुनो, बात ऐसी है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा या और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो देखो आप बीएससी कर रहे हो तो मेरी बात समझो ध्यान से। पहली चीज़ तो हमने जो पढ़ा उसके बारे में मैं बता देता हूँ। हमने पढ़ा, पूरा थ्योरी पढ़ लिया, न्यूमेरिकल जहाँ जहाँ पे जितनी ज़रूरत पड़ी थी उतनी न्यूमेरिकल्स भी कर लिया। तो आप क्या करना, पूरी थ्योरी पढ़ना, न्यूमेरिकल्स करना। और दूसरी चीज़, इतना बताया, वैसे तो इतना इनफ है, लेकिन कोई और प्रैक्टिस करना चाहता तो और प्रैक्टिस भी कर सकता है। किसी को कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन कुछ नहीं आए तो मुझे सेंड कर देना, मुझे पूछ लेना, मुझे कॉल कर देना, मुझे मैसेज कर देना, किसी भी तरीके से आप जैसे पूछ सको, पर आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, डाउट्स के बारे में बात होगी। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम से पहले, मतलब थोड़े टाइम बाद में, एग्ज़ाम के थोड़े दिनों पहले, 1-1.5 महीने पहले हम लोग टेस्ट वगैरह भी इसके रखेंगे। तो टेस्ट वगैरह होंगे, उन टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, वो मैं बताऊंगा। कि एग्ज़ाम में क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है, पूरा लिखना पड़ता है, बड़े बड़े आंसर, तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करें कि मार्क्स अच्छा है। तो मार्क्स के लिए हम लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे और फिर मैं बताऊंगा कि देखो इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करनी है, इस टाइप से आपको प्रेजेंट करना अपना आंसर। ठीक है, कुछ अच्छे कॉपीज होंगे, उनको मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो आप उनको देख भी सकते हैं। तो मार्क्स के लिए एक चीज़ ये होगी। ठीक है, क्लियर है। तीसरी चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो एग्जाम से पहले, थोड़े टाइम पहले मैं बता दूंगा, तो उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। अभी तो पूरा ही पढ़ो, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, जितना भी आप नॉलेज पर्पज से, मार्क्स पर्पज से, जिस भी वे में पढ़ना चाहो सारा पढ़ो। एग्जाम से थोड़े दिन पहले मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बता दूंगा मैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़,
क्योंकि बड़े क्वेश्चंस तो हम लोग जैसे करते हैं, छोटे क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके की चीज़ें और पूछी जाती है, तो मैं कुछ छोटे क्वेश्चंस और करवाऊंगा एग्जाम से थोड़े टाइम पहले, तो छोटे क्वेश्चंस पे आपका और फोकस रहेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे और बात करेंगे हम लोग, वो बाद में बात करेंगे, उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये चीज़ें हो गई। तो किसी को कोई डाउट है, कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें पूछनी है मार्क्स के लिए, किस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करें आंसर, डाउट्स आ रहे हैं वो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये तो हम लोग करेंगे एग्जाम से पहले। डाउट्स के बारे में मैंने बता दिया है, किसी भी जिस भी तरीके से आपको डाउट आए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाकी मेरे नंबर है आपके पास में 7726034397, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं 24/7, मतलब रात को 12 से बाद में मत करना, लेकिन 24/7 वैसे अवेलेबल रहता हूँ मैं, कर सकते हो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना बस। ऐसा है कि कोई भी जिससे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसे कॉल न्यूमेरिकल नहीं आ रहा मुझे भेज देना कि सर ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको कॉल करके, या आप कॉल कर देना कि इस टाइम ये न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और पढ़ते रहो, चीज़ें सीखते रहो, क्लियर है। ये सारी चीज़ें होगी अपने हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड। अब कुछ और बातें बताता हूँ। ऐसा है, देखो आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी खूबसूरत सिलेबस है। खूबसूरत सिलेबस का मतलब है कि काफ़ी नॉलेज होता है उसके अंदर, अगर ठीक से पढ़ा जाए तो, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए। देखो मार्क्स अपने आप में एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन नॉलेज जब तक नहीं होना तब तक मार्क्स का कोई मीनिंग नहीं होता। मैं ये नहीं बोलता कि मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, मार्क्स का मतलब है। अगर मार्क्स का मतलब है लेकिन नॉलेज रहता है तो मार्क्स का मतलब रहता है। अगर आपको नॉलेज नहीं रहता तो मार्क्स आपके ज़्यादा टाइम तक साथ नहीं रहते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं आएंगे आपके। तो आप नॉलेज के साथ में सीखो, भले ही मार्क्स थोड़े बहुत कम आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो चीज़ें सीख रहे हो ना उनको पढ़ो मत, मतलब सीखो उनको सीखने पे, उनको नॉलेज लेने पे ज़्यादा फोकस करो। और बीएससी में काफ़ी इनफ टाइम मिलता है आपके पास में, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो जो भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लाइफ में जो करना चाहते हो वो डिसाइड करो, मतलब आपको आगे किस में जाना है, कंपटीशन की लाइन में जाना है या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, मतलब, और या फिर जैसे एमएससी के लिए जाना है, रिसर्च में जाना है, किसी को यूपीएससी में आईएएस आईपीएस के लिए जाना है, किसी को एसएससी सीजीएल में जाना है, किसी को रेलवे पटवारी ग्रुप डी, व्हाटएवर जो भी आप लाइफ में जो टारगेट बना के रखते हो उसके हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हर बहुत बार दूसरी चीज़ आ गई, लेकिन आप समझते रहना कि आगे वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट बात ये है कि आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, मैं ये समझता हूँ कि आपको उस चीज़ को मौका देना चाहिए। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेसिक जो एजुकेशन है वो ज़रूरी होती है इंसान के लिए, कि हम लोगों को सही गलत की समझ हो। जैसे स्कूलिंग जो इसलिए ज़रूरी होती है, स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारे को सिंपल चीज़ें समझ में आए, हम कहीं पे भी जाए हम लोग चीज़ें पढ़ सके, समझ सके, सामने वाला क्या बोल रहा है सही से बात कर सके, ये चीज़ें समझ, हिसाब किताब कर सके छोटा मोटा, ये चीज़ें समझने के लिए स्कूलिंग ज़रूरी होता है। लेकिन आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आज की दुनिया में सब लोग ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएशन करने का मतलब ये नहीं होता कि ग्रेजुएशन कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को केवल नौकरी के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए या कोई जॉब के लिए ही ट्राई करना है। एजुकेशन का मीनिंग ये है कि आपको समझ डेवलप हो जाए, क्या सही है क्या गलत है, किस लाइन में क्या होता है, कैसे चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, पैसे कमाने के लिए क्या क्या सोर्सेस है, किस किस लाइन में हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या है, उन पे भी फोकस करो। मैं चाहता हूँ कि एक बार, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी करें। तो जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो उसके हिसाब से आप फोकस करते रहो चीज़ों पे। इसके अलावा अगर किसी को किसी भी स्ट्रीम के बारे में जानना है कि इस स्ट्रीम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग अलग से लेक्चर बना के डाल देंगे। तो अगर किसी को जानना हो तो उस पर आप लोग बता सकते हो कि इस चीज़ के बारे में क्या हो सकता है, बीएससी के बाद में क्या क्या स्कोप्स है, एमएससी में जाते हो तो क्या स्कोप है, या कंपटीशन में जाते हो तो क्या क्या स्कोप्स है। तो उसके बारे में किसी को जानना है तो हम लोग उसके बारे में वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो किसी को जानना है तो मैसेज कर सकते हैं आप। बाकी ये बुक है जो ये कंप्लीट हो गया है आपका, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैंने डाउट का बता दिया कि कैसे इसको सोल्व करेंगे।
और पढ़ते रहिए, कंटिन्यू नॉलेज लीजिए और अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बाकी ये पेपर कंप्लीट हो गया है, थर्मोडायनेमिक्स अपना पैरेलल चल रहा है और मैथमेटिकल फिजिक्स भी स्टार्ट कर देंगे, वो चलेगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन की बात है तो जैसे कोरोना की वजह से अगर सिलेबस कुछ कम होगा तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, अदरवाइज हम तो पूरा सिलेबस करवा रहे हैं। अगर कुछ कम होगा तो मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक्स या ये लेक्चर नंबर जो है वो हट गए हैं सिलेबस से इस साल के लिए, ठीक है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जब तक यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हम लोग जो चल रहा है वो कंप्लीट ही पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कुछ भी पूछना हो तो आप बता सकते हो। दूसरी चीज़, हाँ जी, हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी काफ़ी सारी और चीज़ें आने वाली है, और भी लेक्चर्स और भी टाइप की, जैसे कंप्यूटर क्लासेस या कंप्यूटर जैसे पावर पॉइंट वगैरह, या जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उससे रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और जो GS होता है, जनरल साइंस होता है, उसको भी हम चालू करने वाले हैं। तो उसको हमारा जो YouTube चैनल है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। वो जो है किस नाम से है आपको ये तो पता होगा ही। एक सेकेंड, काफ़ी लोग तो YouTube चैनल के ऊपर होंगे, जो नहीं है उसके बारे में उनको भी मैं बता देता हूँ कि उसको सब्सक्राइब कर लें। उससे आपको तो क्या पता फ़ायदा होगा कि नहीं, पर हमारे को फ़ायदा होगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि एक इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और जैसे कुछ भी नया चालू होता है तो आपको हाँ जी, देखो अब हमारा जो YouTube चैनल है वो इस नाम से है, फोमा एजुकेशनल हब के नाम से है। और उसका जो लोगो मिलेगा आपको, ये वाला लोगो है, जो अपना ऐप का लोगो है वही लोगो है। तो इस नाम से ये मिलेगा। अगर किसी को कुछ वीडियोज़ वगैरह देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी काफ़ी सारे डेमो वीडियोज़ है और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे ये सॉलिड स्टेट का हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्स्ट ईयर के हैं, ये IIT JEM का मैथमेटिक्स की क्लासेस भी है, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी अवेलेबल है। और BSc का है ही, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वोकेब भी है, इंग्लिश का वोकेब है, SSC GL, ये सारे जो कंपटीशन के हैं उनके लिए। और ये IIT JEM के कोर्सेस हैं। फर्स्ट ईयर के क्लासिकल मैकेनिक्स IIT JEM मैथमेटिक्स का हो गया, IIT JEM का फिजिक्स का क्लासेस भी है। और इसमें जैसे थर्मोडायनेमिक्स जो भी है, सारे क्वांटम मैकेनिक्स जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, और भी जो चीज़ें आती रहेगी नई, उनको हम लोग यहाँ पे शो करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, क्लियर है। और भी आपको, अगर आपने जैसे पूरा बुक हो गया, आपको अगर अच्छा लगा हो तो इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें चैनल को, या और इन्फॉर्मेशन जो भी है, ठीक है। चलो अब थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यू रहेगा आपका, और मैथमेटिकल फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में, क्लियर, ओके।